तो बच्चों, विज्ञान में आज हम अध्याय 16 शुरू करने वाले हैं। ये आपका आखिरी अध्याय है। इस अध्याय का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 16 को। तो कचरा क्या है, इसका निपटान कैसे किया जाए, ये सारी चर्चा हमको इस अध्याय में करनी है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं हम कचरे के निपटान को। तो अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम बहुत सारा कचरा उत्पन्न करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कुछ उपयोग लेते हैं, अलग अलग वस्तुओं को उपयोग करते हैं, तो उन सब से कचरा उत्पन्न होता है। तो हमारे जो भी दैनिक क्रियाकलाप हैं, उन सब के दौरान कुछ ना कुछ कचरा हम उत्पन्न करते रहते हैं। यदि हमारे घरों और आसपास में से ये कूड़ा न हटाया जाए, हमारे घरों के आसपास ही ये कूड़ा रहे, उसे बिल्कुल भी कोई हटाने वाला ना हो, सरकार भी इसके लिए कोई प्रयास न करे, हम स्वयं भी ना करें, तो क्या होगा, आपको कैसा लगेगा, ज़रा सोच के देखिए। जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि सफाई कर्मचारी आते हैं, वे इकट्ठे किए गए कूड़े को या कचरे को गाड़ियों में भरकर ले जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में ये कूड़ा कहाँ जाता है? ठीक है, आपको सोचना ये है कि वो सफाई कर्मचारी जो हैं उस कूड़े को, उस कचरे को जो बहुत सारा है, उसको कहाँ लेकर जाते हैं और उसके बाद इसका क्या होता है, इस कचरे का वास्तव में आगे क्या होता है। तो यही चर्चा हमें इस अध्याय में अभी करनी है। क्या यह संभव है कि यह सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या इस कचरे को इस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कोई ऐसा पदार्थ बनाया जा सकता है जो आपको किसी भी तरीके से कोई हानि ना पहुंचाए। इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए खोजते हैं ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर। शुरू करते हैं हम ये बात कि वास्तव में जो कचरा सफाई कर्मचारी ले जाते हैं वो उसका क्या करते हैं। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ पर गड्ढे होते हैं या गर्त होते हैं, वहाँ ले जाते हैं। इन क्षेत्रों को वास्तव में क्या नाम दिया जाता है? इन क्षेत्रों को भराव क्षेत्र का नाम दिया जाता है। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि कचरा बहुत सारा अलग अलग प्रकार का होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है उस कचरे में जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो उन्हें उन कचरे से अलग करते हैं जिसका किसी भी रूप में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। तो संपूर्ण कचरे में कुछ ऐसे हिस्से, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका किसी न किसी रूप में हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे अवयव, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका किसी भी रूप में पुनः उपयोग संभव नहीं होता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लिया जाता है और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। अब जो उपयोगी अवयव है वो पुनः उपयोग के लिए दे दिए जाते हैं, जो भी आवश्यक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से उन्हें गुजारा जाता है, जबकि जो अनुपयोगी अवयव है कचरे में, उन्हें उस भराव क्षेत्र में फैला करके उसके ऊपर मिट्टी की परत बिछा दी जाती है। जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि इन भराव क्षेत्रों को वास्तव में कचरे से भरा जाता है और बहुत सारा भरने के बाद में इनके ऊपर सही कर दिया जाता है, यानी वो जो सतह है उसको सही तरीके से बना दिया जाता है और सामान्यतः इन पर खेलने के मैदान या पार्क बना दिए जाते हैं। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। तो भराव क्षेत्र के आसपास ही उस उपयोगी जो सामान है कचरे का, उसको ले जाया जाता है और कंपोस्ट बनाने वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जाता है। चलते हैं आगे बच्चों। आपको एक छोटी सी क्रिया करनी है।
आप करके देख सकते हैं या यहाँ देख सकते हैं कि आपको अलग अलग प्रकार का कचरा लेना है। जैसे एक बच्चा जो है वो ले सकता है जो सब्जी और फलों के आपके भोजन का जो अपशिष्ट बचता है, जो आपकी रसोई से निकलता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को लेना है और एक छोटा गड्ढा खोद करके, ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खोद करके आपको उसे दबा देना है। एक बच्चे को कांच के टुकड़े हो गए, ठीक है, प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, इस प्रकार के पदार्थों को लेना है। एक को कागज को लेना है और एक को कोई अन्य कचरा अगर आपको मिलता है तो उसे लेना है और अलग अलग गड्ढे खोद के आपको उस कचरे को थोड़ा थोड़ा करके दबा देना है। अब कुछ दिन बाद आपको वहाँ जा कर के जांचना है कि उन गड्ढों में जो कचरा डाला गया था वो किस स्थिति में है। जो आप पाएंगे कि कुछ विशेष प्रकार के जो कचरे हैं उसमें कुछ चीज़ें तो क्या हो जाती हैं, विगलित हो जाती हैं, उनका अपघटन हो जाता है, जबकि कुछ कचरा ऐसा होता है जो विगलित नहीं हो पाता है। तो कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती हैं और इस खाद का प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है, जबकि कुछ जो पदार्थ हैं कचरे में वो बिल्कुल भी विगलित नहीं होते हैं, वो उसी रूप में उपस्थित रहते हैं जैसा कि उन्हें दबाया गया था, जैसा कि उन्हें डाला गया था। कुछ पौधों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं एक विशेष प्रकार की कंपोस्टिंग के बारे में जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इसे अच्छे से समझ लेना है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग को हमें समझना है। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। यदि हम पौधों पर समय समय पर उनकी अच्छी वृद्धि विकास के लिए कंपोस्ट डालते हैं तो हम उनके मित्र बन जाते हैं, यानी हम उनकी सहायता कर रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं। यहाँ केंचुए के चित्र आपको दिखाए हैं। कुछ केंचुए आप देख पा रहे हैं, आपने असल में भी कभी केंचुए देखे हो, संभव है। जो बच्चे खेत देखते हैं उन्होंने खेतों में केंचुओं को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और कुछ अन्य बच्चों ने भी हो सकता है केंचुए को देखा हो। तो लाल केंचुओं से कंपोस्ट बनाने की विधि, तो ये जो केंचुए हैं, जो लाल केंचुए हैं, इनसे कंपोस्ट बनाने की विधि को ही वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग। तो लाल केंचुए किस प्रकार से कंपोस्ट बनाते हैं ये हमें यहाँ देखना है। तो ये पूरी प्रक्रिया हम अभी समझेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा आप अपने विद्यालय में भी आपके अध्यापक की सहायता से खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम यहाँ पूरी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। यदि आप विद्यालय जाते हैं, अध्यापक से चर्चा करते हैं इस बारे में, तो आप अपने विद्यालय या उसके आसपास ही कहीं इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, इसके द्वारा आप भी आसानी से खाद बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैदान में एक गड्ढा खोदना होगा जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए और इसमें एक लकड़ी का बॉक्स आपको रखना है। ऐसे स्थान पर होगा वो जो कि ना बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा हो। आपको ध्यान रखना है कि वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए एक औसत तापमान वाली जगह होनी चाहिए, अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा स्थान नहीं होना चाहिए। अब गड्ढे में जो बॉक्स की तली है उसमें एक जाल अथवा मुर्गा जाली आपको बिछा देनी है। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस कार्य को कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार का जाल या जिसे मुर्गा जाली कहा जाता है उसे आपको उस बॉक्स की तली में बिछा देना है। इसके अलावा तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी आप बिछा सकते हैं। तो उस बॉक्स की तली में साथ ही आप रेत भी डाल सकते हैं। 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत आपको वहाँ पर बिछानी है। रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। ये महत्वपूर्ण है कि अब आपको उस जाली में रेत बिछाने के बाद उसके ऊपर सब्जियों तथा फलों के सभी अपशिष्ट पदार्थ कहीं से इकट्ठे करके और उन्हें बिछा देने हैं। हरी पत्तियाँ, पौधों की सूखी डंडियाँ, भूसा, समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटकर उन्हें भी रेत या जाली के ऊपर बिछाया
जा सकता है। तो इस प्रकार के अपशिष्ट भी आप वहाँ पर बिछा सकते हैं। नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी आप पट्टियाँ बना सकते हैं। तो ये पट्टियाँ जो आपने नोटबुक के गत्तों से बनाई है, ये भी वर्मी कंपोस्टिंग में सहायक होती हैं। रेत अथवा तार की जाली पर सूखा गोबर भी बिछाया जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में एक महत्वपूर्ण तत्व सूखा गोबर भी हो सकता है। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। यह महत्वपूर्ण है कि ये सभी सामान डालने के बाद आपको क्या करना है, कुछ जल छिड़क देना है ताकि ये जो परत है, ये जो सतह है, ये नमी वाली बन जाए। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहना दीजिए। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो परत है अपशिष्ट की, जो आपने सारा अपशिष्ट डाला है, उसे नमी प्रदान की है, उसे आपको दबाना नहीं है, आपको उसे पोला ही रहने देना है ताकि इस परत से पर्याप्त मात्रा में वायु और नमी बनी रह सके। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी है वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए। अब करना क्या है कि इस गड्ढे में जो आपने तैयार किया है, आपको कुछ लाल केंचुए डालने हैं। ये उन दुकानों पे मिलते हैं जहाँ पर पौधों से संबंधित विभिन्न सामग्रियाँ मिलती हैं। तो ऐसी दुकानों पर लाल केंचुए मिलते हैं। तो आप अपने अध्यापक की सहायता से या अभिभावक की सहायता से इस क्रिया को कर सकते हैं। थोड़े से लाल केंचुए आपको खरीद के लाने होंगे और इस गड्ढे में आपको डालने होंगे। अब इन्हें बोरी, पुरानी चादर या घास से हल्के से ढक दीजिए। अब वो जो पूरा बॉक्स है उसे आपको ढक देना है, या तो बोरी से या किसी पुरानी चादर से या घास से। लाल केंचुओं को भोजन के रूप में फल तथा सब्जियों के अवशेष, कॉफ़ी और चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां और खेत और बगीचे के खरपतवार दिए जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें उन्हें भोजन के रूप में हम प्रदान कर सकते हैं। सभी अपशिष्ट पदार्थ जो कि आपके रसोई से निकलते हैं, फलों, सब्जियों, चाय पत्ती, कॉफ़ी आदि जो वस्तुएं हैं, इनको दिया जा सकता है। इसके अलावा खरपतवार जो कि बगीचे में या खेत में हो, उसे भी आप डाल सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे और साथ के साथ आपको यहाँ नमी की कमी नहीं होने देनी है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस और दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की वस्तुएं आपको उनके भोजन में नहीं डालनी है कि रसोई में यदि अचार है आप उसको डाल दें, ये ऐसा नहीं करना है। तो नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस और दूध से बनी कोई भी वस्तु आप वहाँ उस गड्ढे में ना डालें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि यदि आप ये सभी वस्तुएं डालते हैं तो वहाँ पर कई अलग अलग रोग कारक जीव उत्पन्न हो सकते हैं और उससे जो वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। आपको ध्यान देना है कि इस गड्ढे के जो पदार्थ हैं आपको हल्के हल्के से हिलाते रहना है और ऊपरी सतह को हिलाना है, बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं हिलाना है। लाल केंचुए बहुत गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। आगे देखते हैं बच्चों। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर गड्ढे का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहें। आपको समय समय पर उस गड्ढे को देखना है और 3-4 सप्ताह बाद आप बहुत ध्यान से उसका परीक्षण करें तो आपको गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देगा और ये पोला पदार्थ ही क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग है। यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इन केंचुओं के आसपास आपको मिट्टी जैसा, मिट्टी नहीं है लेकिन मिट्टी जैसा एक पोला पदार्थ दिखाई देगा और ये ही वास्तव में कंपोस्टिंग है। और क्योंकि हमने इसे लाल केंचुओं की सहायता से बनाया है इसलिए इसे ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में आपको कुछ
अपशिष्ट डालना है, उसी गड्ढे में एक अन्य किनारे पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ डालने हैं। ऐसा जब आप करेंगे तो जो कृमि है यानी कि लाल केचुए जो वहाँ उपस्थित है वे सभी अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे और इस प्रकार कंपोस्ट या खाद आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक आप इसे धूप में सुखाइए, क्योंकि ये काफ़ी नमी वाला होता है, तो पहले इसे कुछ समय तक आपको धूप में सुखाना चाहिए। और इस प्रकार जब ये सूख जाता है तो यह वर्मी कंपोस्ट आपके प्रयोग के लिए तैयार है। तो यहाँ हमने आज चर्चा की वर्मी कंपोस्टिंग की। तो कचरे के निपटान के लिए एक ये महत्वपूर्ण तरीका है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे कि रसोई के सब्जी फलों आदि के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें हम आसानी से वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो आज के इस भाग में इतना ही बच्चों। इसी अध्याय को हम अगले भाग में लगातार जारी रखेंगे और कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या चीज़ है जो कचरे के निपटान में हमें समस्या उत्पन्न कर सकती हैं, ये सारी बातें हम अगले भाग में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।